अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, सबसे पहले आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 के एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के दो शॉर्ट टॉपिक हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के तौर पर आपके पास आते हैं। ठीक है, एक तो है आपका वेयर प्रोडक्शन का टॉपिक, इससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बिल्कुल रहमत फजल। दूसरी जो है वो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस है कि इसने एक अजीब सी बात कही थी, मतलब इसको लॉ नहीं कह सकते, हाइपोथेसिस इसलिए कहा था कि उस वक्त तक प्रूव नहीं था। बहरहाल एक कॉम्प्लिकेशन है मॉडर्न फिजिक्स की जो हमें डिस्कस करनी है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ठीक है कर दिया, पेयर प्रोडक्शन का टॉपिक है। ठीक है, व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन। हम लोग ये कॉमनली बात जानते हैं, मतलब ये ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो हर किसी ने ऑब्जर्व करी है। वो ये है कि मास जो है या फिर मैं कहूँ मैटर जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन हर कोई जानता है। मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। कोई एग्जाम्पल मुझे देगा कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं? कोई एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है कि मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? सबसे हाई लेवल एग्जाम्पल तो आपका एटॉमिक बॉम्ब है। उसके अंदर यूरेनियम है, उससे बम फटता है, एनर्जी क्रिएट होती है। इसके अलावा किसी भी चीज़ को आप आग लगा दें, एनर्जी क्रिएट होती है। तो मास तो एनर्जी में क्रिएट होता हुआ नज़र आता है हमें अपनी डेली लाइफ में। ये एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि मास कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी। और इसी का रिलेशन दिया था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। लेकिन इस रिलेशन से ना एक प्रॉब्लम भी पैदा हुई। वो ये थी कि एनर्जी अगर मास में कन्वर्ट हो सकती है तो मास भी तो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। सॉरी, अगर मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है तो एनर्जी भी तो मास में कन्वर्ट हो सकती है। ये तो हमें कहीं ऑब्जर्व नहीं करा अभी तक, या कोई भी ऐसी थ्योरी या हाइपोथेसिस या ऐसा लॉ या ऐसा एक्सपेरिमेंट हमारे सामने तो अभी तक नहीं आया कि जिसके अंदर हमने देखा हो कि एनर्जी से हमें क्या मिल जाए, एनर्जी से हमें मास मिल जाए। ऐसा हमने कहीं ऑब्जर्व नहीं करा। हाँ, मास से एनर्जी मिल रही है, ये तो हमें बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हर कोई ऑब्जर्व कर सकता है। थोड़ा सा ध्यान दे, जहाँ से एनर्जी आ रही है उसकी जो मेन सोर्स होती है वो मास ही होता है। जैसे पेट्रोल का मास है, वो बर्न होता है, एनर्जी मिलती है। तो पेट्रोल ख़त्म हो रहा होता है, मास ख़त्म हो रहा होता है, एनर्जी में जा रहा होता है। ठीक है ना। तो पेट्रोल तो आपका ख़त्म हो रहा होता है ना, कोयला जलाते हैं, आग जो पैदा होती है कोयले से, एनर्जी मिलती है। इसी तरह जितनी भी एनर्जी की सोर्सेज हैं उनके अंदर ये कॉमन है कि मास आपका ख़त्म हो गया, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। लेकिन एनर्जी को अगर हम मास में कन्वर्ट कर दें तो ये पॉसिबल अभी तक नहीं है। और अगर ऐसा हो जाए तो साइंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोई हाई लेवल पे चली जाएगी। किस लिहाज से हाई लेवल पे चली जाएगी? कि ट्रांसपोर्टेशन की जो दुनिया है वो तो बिल्कुल ही चेंज नहीं हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मुझे एक जगह से दूसरी जगह कोई पैकेट भेजना है, तो मैंने उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया, मास को, उस डब्बे को मैंने एनर्जी में कन्वर्ट किया और भेज दिया। एनर्जी तो आपको पता है कितनी तेज़ ट्रैवल करती है। तो 2 सेकंड के अंदर वो पैकेट एक जगह से दूसरी जगह चले जाएगा। लेकिन मसला ये है कि मास तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एनर्जी से वापसी मास कैसे बनाएंगे? ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करती। तो ये हमारे लिए मसला रहा है हमेशा। इस मसले का एक छोटा सा जो मसला तो नहीं, जो नेचर है उसकी बात कर रहे हैं हम, लेकिन इसका थोड़ा सा जो सोल्यूशन नज़र आया वो पेयर प्रोडक्शन के अंदर नज़र आया। एक बहुत ही लो लेवल पे एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया जो इतना कॉमनली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर ये ऑब्जर्वेशन ली गई कि जो आपका एक फ़ोटोन है, जिसको हम कहते हैं कि एनर्जी का पैकेट है, ये मैंने फ़ोटोन बनाया है, सपोज करो ये एनर्जी का पैकेट है और इसकी एनर्जी है एच इंटू म्यू। ये इसकी एनर्जी है। ठीक है, ये एनर्जी का पैकेट है। ठीक है, इस तरह मैंने इसको शो करा, एनर्जी का पैकेट है। क्योंकि ये एनर्जी है तो सपोज कर लो ये जो है वो आपकी कोई भी एनर्जी, लाइट एनर्जी ले लें, कुछ भी कह लें, उसका बस पैकेट है, उसकी जो एनर्जी एच म्यू है। ठीक है। अच्छा, ये जो है एक हैवी न्यूक्लियस के पास से जब गुजरा, say in the vicinity of the heavy nucleus, in the presence of the heavy nucleus, जब ये हैवी न्यूक्लियस के पास से गुजरा तो ये टोटली डिसइंटीग्रेट हो गया, टोटली ब्रेक हो गया, ये फोटोन गायब हो गया। अचानक से इस जगह के ऊपर, ये जगह जैसे आगे एक्सपेरिमेंट यहाँ, इस जगह से हमें फोटोन नज़र ही नहीं आया।
यहाँ से यहाँ तक फोटोन आया, यहाँ गायब हो गया। गायब होने के बाद अचानक से इसने दो पार्टिकल बना लिए, एनर्जी से पार्टिकल बन गए, दो पार्टिकल। एक इसने क्रिएट कर लिया इलेक्ट्रॉन, और उसी का एंटी पार्टिकल इसने क्रिएट कर लिया, हम सोच रहे होंगे कि प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल नहीं है, तो इसने जो दूसरा पार्टिकल बनाया वो था पॉजिट्रॉन। ये पॉजिटिव चार्ज रखता था और ये नेगेटिव चार्ज रखता था और ये पॉजिटिव चार्ज रखता था। अब आप कहेंगे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्यों नहीं लिया, वो भी तो सेम है। उसका मसला ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 9.11 10⁻⁻27, और प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27। तो अब ये जो डिफरेंस है ना मास का, ये डिफरेंस की वजह से इसका कंप्लीट एंटी पार्टिकल नहीं कहला सकता। लेकिन पॉजिट्रॉन कहते हैं कि बिल्कुल पॉजिट्रॉन का वही मास था जो इलेक्ट्रॉन का मास था, वही उसका सिर्फ अपोजिट चार्ज था, तो इस लिहाज से ये इसका एंटी पार्टिकल कहलाया जा सकता है पॉजिट्रॉन। लेकिन जो आपका प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल मास के एतबार से नहीं है, चार्ज के एतबार से तो है, दोनों के ऊपर चार्ज सेम होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो एंटी पार्टिकल है। लेकिन उस लिहाज से कि अगर मास की बात की जाए तो मास भी सेम होना चाहिए, तो मास क्योंकि अलग है तो इसलिए, तो ये जो है बिल्कुल दो सेम चार्जेस जो होते हैं। पॉजिट्रॉन जो है वो एक्चुअल में क्या है कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका मास उतना ही है जितना मास इलेक्ट्रॉन का है, बिल्कुल प्रोटॉन का ही छोटा भाई है। प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, इसका मास कम होता है। जैसे उसका 10⁻31 होता है, सॉरी 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 होता है इलेक्ट्रॉन का मास, और प्रोटॉन का होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27। तो ये जो मास का डिफरेंस है ना इन दोनों का, इसकी वजह से ये इसका एंटी पार्टिकल नहीं कहला सकता। चार्ज के एतबार से तो है, मास के एतबार से तो सेम होना चाहिए। तो अगर आप एंटी पार्टिकल की बात करें तो एक ऐसा ही जैसा इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऐसा ही पार्टिकल जैसा आपका इलेक्ट्रॉन है ऐसा ही पॉजिट्रॉन है, दोनों का मास भी सेम है और दोनों का चार्ज भी सेम है, ख़ास बात ये है बस इसकी। तो फिर हुआ क्या कि जब ये आपका हैवी जो आपका लाइट वेव थी, पैकेट ऑफ एनर्जी था, ये हैवी न्यूक्लियस के पास से गुजरा, तो क्या हुआ कि ये डिसिपेयर हो गया, और डिसिपेयर होने के बाद इसने दो पार्टिकल बना लिए, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस लिहाज से अप्लाई करते हैं कि देखें, अगर मेरे पास ये एक फोटोन था, एनर्जी का पैकेट था, और इसी से दो चीज़ें बनी, एक बना है इलेक्ट्रॉन और एक बना है पॉजिट्रॉन। इसकी एनर्जी इनकी एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। अब इनकी एनर्जी क्या है, अगर ये मूवमेंट के अंदर है तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन ये रेस्ट में हो तो इनके पास रेस्ट एनर्जी भी होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी इस फिनोमिना में, वो बराबर होगी इसकी रेस्ट एनर्जी के प्लस, और अगर ये मूव कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह पॉजिट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो भी इसकी रेस्ट एनर्जी के बराबर होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है, तो अब इसकी जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी को मैं ई कह रहा हूँ, तो इसकी एनर्जी तो बराबर होती है एच म्यू के। एक फोटोन की एनर्जी तो इतनी होती है ना, इस एक एनर्जी में से ये चार एनर्जीज निकल रही होंगी, तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड रहेगा। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक बिफोर एंड आफ्टर जो एनर्जीज होती है वो हमेशा सेम रहती है। जो फोटोन की एनर्जी अगर उससे ये चीज़ बनी है तो इसकी भी वही एनर्जी होगी जो फोटोन की एनर्जी थी। तो अगर मैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करूँ यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो देखें इनिशियल एनर्जी है फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, इक्वल्स टू किसके बराबर होगी, रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है टोटल वो दो एनर्जीज हैं, एक उसकी रेस्ट एनर्जी है और उसकी काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह पॉजिट्रॉन की भी दो एनर्जी है, एक उसकी रेस्ट एनर्जी है, दूसरी उसकी काइनेटिक एनर्जी है।
तो एनर्जी ऑफ फोटोन की जगह अगर मैं रख दूँ एच म्यू इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की जगह आएगा ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैं यहाँ पे छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूँ, जिससे पता चल जाएगा ये, सॉरी, इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा देता हूँ, जिससे पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, या ऊपर लगा लो, कहीं भी लगा लो, ठीक है। इसी तरह एनर्जी जो पॉजिट्रॉन की है वो ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, उसकी किस एनर्जी से वो मूव हो रहा है, पॉजिटिव लगा देता हूँ। तो इस फोटोन से ये चार एनर्जीज बन रही होंगी, रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, रेस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। अब काइनेटिक एनर्जी तो अलग हो सकती है, लेकिन दोनों की रेस्ट एनर्जी बराबर होगी। कैसे बराबर होगी? क्योंकि दोनों का मास सेम है। रेस्ट एनर्जी का फार्मूला होता है एम नॉट सी स्क्वायर, और इसकी रेस्ट एनर्जी का भी फार्मूला होगा एम नॉट सी स्क्वायर। दोनों की रेस्ट एनर्जी बराबर होंगी। बाकी काइनेटिक एनर्जी का हम कुछ नहीं कह सकते, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन को हम एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन आ गई, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ऐड होके हो जाएगा 2m0c²। अगर आप करना चाहें ऐड तो ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन आ गई किसकी? पेयर प्रोडक्शन की। अब ये पॉजिट्रॉन एनाइलेशन क्या है ये आगे देखते हैं, लेकिन पेयर प्रोडक्शन हमें समझ में आया कि पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन रहे हैं एक फोटोन से, और ये फिनोमेना है जिसके अंदर मास जो है वो क्रिएट हो रहा है एनर्जी से, जो कि कॉमनली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। इस फिनोमेना के लिए कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए होगी? देखो, अगर आप चाहते हैं कि पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना जो है वो सक्सेसफुली हो जाए, तो उसके लिए कम से कम एक पॉजिट्रॉन पैदा हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहा है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन की रेस्ट एनर्जी कितनी होगी? उतनी एनर्जी तो देनी देनी है कि रेस्ट वाला ही पैदा हो जाए, चलो मूव करता हुआ ना पैदा हो, रेस्ट में तो पैदा हो जाए, पैदा तो होना है ना एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट एनर्जी होती है ई नॉट, और उसका फार्मूला होता है क्या? एम नॉट सी स्क्वायर। चलो जी अब निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी आएगी। ई नॉट इज इक्वल टू, एम नॉट की जगह रख दिया 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ का स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया ई नॉट इज इक्वल टू, जी बताइए क्या आएगा? वेरीफाई कर लीजिएगा, ये आएगा 8.199 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 जूल। अब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा? डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻90। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास आ गया 512.4375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो फाइनल एनर्जी बहरहाल आपकी आती है वो कन्वर्ट होने के बाद स्टैंडर्ड के अंदर वो आती है, एक की एनर्जी आती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक एनर्जी इतनी आती है, ठीक है। अब दो की एनर्जी कितनी कैसे निकालेंगे? देखो, एक की एनर्जी अगर मैं बोलता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कितनी आई है? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पॉजिट्रॉन की कितनी आएगी? देखो, पॉजिट्रॉन की भी इतनी आएगी क्योंकि उसका मास भी सेम है, 5.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों को जमा करो कितना हो जाएगा? अगर मैं कहता हूँ दोनों पैदा हो रहे हैं ना इस प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस हो रहा है, पॉजिट्रॉन भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो मिनिमम एनर्जी जो होगी वो दोनों की सम होगी। तो अगर मैं दोनों को ऐड अप करूँ तो कितना आएगा? 0.112551 1.02। तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो कम से कम एनर्जी है जो इस फिनोमेना के लिए ज़रूरत पड़ेगी,
वरना ये फिनोमेना कभी भी अकर नहीं होगा। तो इसका मतलब जो फोटोन आ रहा है ना एच म्यू पैकेट का, उस पैकेट की इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए। अब इससे ज़्यादा होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी में चलेगी, लेकिन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो आपका एमसीक्यूज आता है कि पेयर प्रोडक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होती है, तो 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा यहाँ से भी देख लेते हैं। कॉपी करना आगे आगे करवाता हूँ, दोबारा से लिखवाता हूँ, कॉपी करता हूँ। पहले जो कॉपी करना है वो देख लो। सबसे पहले तो ये पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना दिखाया जा रहा है। ये आपके पास एक फोटोन है, एनर्जी का पैकेट, ये डिसअपेयर होता है, और फिर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, जो एंगल थीटा से मूव कर रहे होते हैं स्पेस के अंदर। ठीक है। और ये अगर हम बात करें फिनोमेना बगैर न्यूक्लियस के नहीं होता। अगर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता तो ये नहीं होता, बता रहे हैं कि कैन नॉट अकर। ठीक है, फ्री स्पेस में अगर नहीं होता। हाँ, अगर बिसाइड न्यूक्लियस, अगर एक न्यूक्लियस उसके पास लेकर आ जाए तो वो न्यूक्लियस की वजह से जो उसको फोर्स लगती है, उसकी वजह से ये फिनोमेना आपका अकर होता है। तो ये फिनोमेना यहाँ पर दिखाया है, लेकिन ये अकर नहीं हो रहा है, ये बता रहे हैं एक्चुअल में यहाँ पर ये पॉसिबल हुआ है कि इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी न्यूक्लियस ये होता है। डेफिनेशन क्या है पेयर प्रोडक्शन की, कि एक तो याद रखें ये कब होगा, अगर जो आपका फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी 2m0 c² के बराबर हो, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 0.511 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी कम से कम चाहिए, वरना ये इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। बहरहाल, अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर साइमल्टेनियसली क्रिएटेड इन द विcinity ऑफ अ न्यूक्लियस और अ सब एटॉमिक पार्टिकल। कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल रखा हुआ है, न्यूक्लियस रखा हुआ है, उसकी मौजूदगी में अगर आपका एक फोटोन जो है, ठीक है, ये इसके अंदर स्टार्ट में लिख दिए ना, फ्रॉम अ फोटोन, ये होता है एक्चुअल में फोटोन से। प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन एंड बाय फोटोन, बाय फोटोन, फोटोन के प्रेजेंट, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। इसकी और डिटेल अगर आपने देखनी है तो डिटेल में है। इन एडिशन टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस, कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक में देखा था कि इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता था। ठीक है, जो एनर्जी का पैकेट है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता था। कॉम्पटन इफेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे, इसके अंदर स्कैटरिंग होती थी। अब कह रहे हैं देयर इज अ थर्ड प्रोसेस बाय विच फोटोन कैन लॉस एनर्जी इन देयर इंटरेक्शन विद द मैटर, यानी कि फोटोन जो है वो अपनी एनर्जी को ज़ाया कर देता है और मैटर बन जाता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम पेयर प्रोडक्शन है। आ फोटोन कैन सिंपली वैनिश, फोटोन आपका गायब हो जाएगा, एंड एंड इन इट्स प्लेस अ मैटर एंटी मैटर पेयर, और उसकी जगह पर इन इट्स प्लेस अ मैटर एंड एंटी मैटर। देखो मैटर तो आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, तो एंटी मैटर उसका हो गया पॉजिट्रॉन। ठीक है, पेयर ऑफ पार्टिकल कैन अपेयर। दिस phenomena is wonderful illustration of the fact that the mass is not conserved, since the mass of the electron and the positron can be created from the energy of the massless photon। देखो, फोटोन का कहते हैं कोई मास नहीं होता, लेकिन उस मासलेस फोटोन से हमने मास को क्रिएट कर दिया। ठीक है, द फोटोन मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू क्रिएट रेस्ट मास ऑफ टू न्यू पार्टिकल। टिपिकली दिस प्रोसेस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस एंड एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज फॉर्म। तो ये फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस ही होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, और इसके लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो नोट करने वाली। पेपर में कभी इतनी डिटेल में इसका सवाल आया नहीं है, ठीक है ना, कि शॉर्ट के अंदर कभी आ गया। हाँ, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए हमें वो इक्वेशन याद रखनी है जो इक्वेशन मैंने आपको बताई। ये सारा लिखने के बाद आप जो डेरिवेशनल वर्क मैंने कराया था वो मैं आपको करा रहा हूँ, वो लिख दीजिएगा। हाँ, गायब होते हैं और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकल के आते हैं लैब एक्सपेरिमेंट में। अब जो है मैं आपको इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी दोबारा एक बार लिखवा देता हूँ, जो मैंने समझाने के लिए करी थी, अब मैं फेयर में भी कर देता हूँ। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपने कॉपी कर लेना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। आज तक शॉर्ट में कभी नहीं आया, इसका न्यूमेरिकल आया है, तो न्यूमेरिकल कराने के लिए ये मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है,
अच्छा जी, अब देखें जो इसका डेरिवेशनल वर्क है उसके अंदर आपने देखा कि आपके पास एक फोटोन था, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू, वो जा रही है सबसे पहले किसके अंदर, रेस्ट एनर्जी यानी कि ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये वाला पोर्शन हो गया किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर प्लस ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, तो ये वाला फिनोमेना किसके लिए हो गया, पॉजिट्रॉन के लिए, ठीक है। अच्छा जी, ये कॉपी करते रहिएगा साथ साथ। अच्छा, इसके बाद जो है वो एनर्जी ऑफ फोटोन की जगह मैं रख सकता हूँ एच म्यू। एच म्यू जो है वो फोटोन की एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू द प्लांक्स थ्योरी। ई की जगह रख सकता हूँ, ई नॉट की जगह एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। कोई बात नहीं। अब एच म्यू एज इट इज एम नॉट सी स्क्वायर जो है वो ऐड होके कितना हो जाएगा, 2 एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर ये चीज़ जो है वो कांस्टेंट है, एम नॉट सी स्क्वायर होता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.022। ठीक है अब्दुल राफे, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये डेरिवेशन पूरी यहाँ से यहाँ तक कॉपी की है। हाँ अटेंडेंस मैं लगा देता हूँ, सबकी लगा देता हूँ, अटेंडेंस लगाएंगे एक मिनट। ठीक है जी, अब्दुल राफे एहसन लियाकत मोहम्मद हमज़ा इलियास खलील माहद ओवैस तलहा वलीद नूरैन सुबियाल। रायान नहीं आ रहा आजकल, पता नहीं क्या है। ठीक है जी, डन। ठीक है जी, आगे चलें, कॉपी हो गया ये। अच्छा जी, आगे है आपके पास पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स फिनोमेना। कोई चीज़ अगर फॉरवर्ड होती है तो उसका रिवर्स भी होता है। फॉरवर्ड के अंदर क्या था कि देखो एक फोटोन जो है वो गायब हो रहा था, वैनिश हो रहा था, और उससे बनना था पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर हम पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को करीब लेकर आएँ तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब इंतहाई करीब आ जाते हैं तो फिर ये भी गायब हो जाते हैं, और फिर ये दोबारा से 2 फोटोन के पैकेट बना लेते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि इस प्रोसेस को बोलते हैं एनहाइलेशन, पॉजिट्रॉन एनहाइलेशन या फिर पेयर एनहाइलेशन, यानी कि दोनों गायब हो जाते हैं। तो पेयर प्रोडक्शन का अगर शॉर्ट के अंदर कभी आ जाए तो पेयर प्रोडक्शन के साथ पेयर एनहाइलेशन भी लाजमी लिखनी होती है, जो इसका रिवर्स फिनोमेना है। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, ये एक होगा आपके पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आएगा और किससे टकरा जाएगा, एक पॉजिट्रॉन से, ठीक है। और टकराने के बाद अचानक से इनके पास से निकलेगी रेडिएशन, 2 किस्म की, यानी कि 2 फोटोन के पैकेट इससे बनेंगे, ठीक है। और दोनों की एनर्जी सेम भी हो सकती है, जैसे एच म्यू इसकी एनर्जी भी हो सकती है और इसकी एनर्जी भी एच म्यू, 2 सेम एनर्जी के पैकेट्स बनेंगे सेम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की एनर्जी से। तो ये जो फिनोमेना कहलाता है, ये फिनोमेना कहलाता है पेयर एनहाइलेशन का। प्रोडक्शन नहीं हो रही पेयर की, पेयर जो है वो गायब हो रहे एनहाइल, तो एनहाइलेशन का प्रोसेस कहलाता है। अगर इस प्रोसेस की भी मैथमेटिकल इक्वेशन आपने बनानी है तो वो देख लेते हैं, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये आपकी डायग्राम है, ठीक है।
An electron and positron collide and are replaced by a photons into which the total mass energy of the electron positron pair is converted. जो टोटल मास होता है पॉजिट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का वो टोटली कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के, और एनर्जी के कम से कम दो पैकेट जो है वो आपके बनते हैं। तो फोटोन की जो एनर्जीज होती है आर 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच होगी लाजमी, क्योंकि एक पॉजिट्रॉन की एनर्जी इतनी होती है ना, और एक इलेक्ट्रॉन की भी इतनी होती है, तो जो फोटोन पैदा होगा उसका कम से कम इतनी एनर्जी तो होगी ही होगी। ठीक है, और वो बैक टू बैक फोटोन आपके आते हैं, यानी कि कम से कम दो फोटोन आपके लाजमी आते हैं, एक फोटोन नहीं बनता। ये इस प्रोसेस के अंदर जो है वो होता है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जर्नली जो ऑब्जर्वेशन है वो बता रहा हूँ कि एक फोटोन नहीं बनता। जब इनहाइल्ड होते हैं, देखो पहले जो हम फोटोन लेकर आए थे वो ज़्यादा एनर्जी का था ना, जैसे वो कितनी एनर्जी का था, सपोज करो 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का एक ही फोटोन मिल रहा था। अब इसी के दो भाई मिलने बीच में से काट दो, एक 0.511 का मिल रहा है, एक 0.511 का मिल रहा है, तो मिल तो वही रहे हैं लेकिन टुकड़ों में मिल रहा है, बस ये बात है। लाइट जो है वो दो टुकड़ों में मिलती है, दो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो इसकी अगर मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें तो देखो क्या होगी, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, हाँ ये नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्लस पॉजिट्रॉन एनर्जी, उससे बन रहे हैं दो एनर्जी के पैकेट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो होती है m0 c², और अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी भी ऐड कर लेते हैं। इसी तरह पॉजिट्रॉन की एनर्जी भी होती है m0 c², और अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ऐड कर लेते हैं। और फोटोन की एनर्जी होती है h म्यू। अब ये और ये आप ऐड कर लीजिए, तो 2m0 c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू 2h म्यू। ठीक है, जनरली हम ये भी मान सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम होती है, तो इसको भी ऐड किया जा सकता है। अगर काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड में एक ही मांग रहा है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की नहीं मांग रहा, बल्कि कह रहे हैं जनरल काइनेटिक एनर्जी बताएं, तो फिर आप इसको भी ऐड कर लेंगे इन दैट केस। वरना अगर अलग अलग काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो अलग अलग यूज़ करेंगे। तो ये सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड करता है। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आता है उसके अंदर आपने दिमाग में ये बिठा लेना है कि दो प्रोसेस हैं, दोनों की इक्वेशन अलग है। एक के अंदर 2 फोटोन आते हैं, 2h म्यू आता है, और एक के अंदर 1h म्यू आता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कब 2 लगेगा और कब नहीं लगेगा ये हमें जो प्रोसेस है वो बताएगा। अगर पेयर प्रोडक्शन है तो नहीं लगेगा 2, और अगर पेयर इनहेलेशन है तो फिर लाजमी सी बात है कि हम 2 लगाएंगे। तो ये आपको प्रोसेस बताएगा, इसीलिए दिमाग में रखना है। नहीं नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी के कोई चार्ज वार्ज नहीं है, ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और वो पॉजिट्रॉन की है। सिर्फ जो मैं लिख रहा हूँ ना काइनेटिक एनर्जी, अब मैं आपको कैसे बताऊँ ये इलेक्ट्रॉन की है, तो इस पर नेगेटिव लगा दिया, वरना मैं ऐसे ये भी लिख सकता हूँ ये इलेक्ट्रॉन की, ऐसे लिख देता हूँ चलो। ठीक है, सिर्फ ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और वो बताने के लिए कि पॉजिट्रॉन की। चार्ज वार्ज काइनेटिक एनर्जी पर चार्ज वार्ज थोड़ी होता, चार्ज वाली एनर्जी थोड़ी होती कोई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, न्यूमेरिकल्स की तरफ चलें। अच्छा, ये जो है वो पेयर प्रोडक्शन जो है वो आपका पीईटी जो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी है, जिससे बॉडी के पार्ट वगैरह जो होते हैं ना वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। मतलब कम्प्लीटली 3D जो है पिक्चर अंदर की आ जाती है, वो इसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन ये आपकी बुक के अंदर नहीं है इंक्लूडेड ना, ये स्लाइड्स के अंदर था मेरे पास कहीं से तो मैंने डाल दिया, तो इसको ज़रूरत नहीं है कि आप कॉपी करें या देखें, बस ये 3D पिक्चर के लिए यूज़ होता है। हाँ, ये बुक में टॉपिक मिल जाएंगे, ये वाला नहीं मिलेगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल 7.8 है, ये 17.8 है। पेज नंबर आपको 256 के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल है। अब ज़रा एग्जाम्पल को देखें।
इसके अंदर कहता है अ फोटोन ऑफ अ वेव लेंथ, एक फोटोन है जिसकी वेव लेंथ दी हुई, तो मैंने यहाँ पे डेटा लिखा और डेटा के अंदर लिख दिया कि भाई एक फोटोन की वेवलेंथ यानी कि लैम्डा मुझे गिवन है 0.004 और फिर एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करूँगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 और 3 ये -13 मीटर आ जाएगा। अब कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर्स, इससे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब ये पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज ट्वाइस दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ इसने बात घुमाई भी है, कहता है दोनों की काइनेटिक एनर्जी पता करो। क्या मालूम करनी है हमने, काइनेटिक एनर्जी पता करनी है। मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ ना देखो, ये ऊपर पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ नेगेटिव इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। और ये आपको याद है कि एम नॉट सी स्क्वायर कितना होता है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गिवन है, मतलब नहीं भी गिवन होता तो हमें मालूम है कि ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि सबसे पहले हमने एनर्जी निकालनी है कि फोटोन कितनी एनर्जी का लेकर आए थे हम, ताकि पता चले कि उसमें से कितनी एनर्जी तो एम नॉट सी स्क्वायर में चली गई, और जो बच गई है वो किसके अंदर गई होगी, काइनेटिक एनर्जी में गई होगी। तो सोल्यूशन के अंदर क्योंकि पेयर प्रोडक्शन का फार्मूला है, तो एक तो लगेगा एनर्जी का फार्मूला जिससे हम एच सी अपॉन लेमडा, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एम नॉट सी स्क्वायर लेंगे हम। ठीक है, तो एच सी अपॉन लेमडा, इससे मैं एनर्जी निकालूंगा। फिर वो एक बड़ी इक्वेशन यूज़ करूँगा कि जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है किसके, ट्वाइस ऑफ एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक जो कंडीशन इसने दी हुई है वो भी ज़रा मैं लिख लेता हूँ। वो कंडीशन ये है कि कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लस वाले की, वो बराबर है ट्वाइस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के डबल है, बस ये याद रखिएगा, ये बात इसने एक्स्ट्रा में और कही। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनर्जी से। सॉल्यूशन में हमने लिखा एनर्जी जो है वो बराबर होती है एच सी डिवाइड बाई लेमडा के। एनर्जी हमारी बराबर हो गई, एच कितना है 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 है, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8। वेवलेंथ कितनी है 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻13। एनर्जी हमारे पास पहले आएगी जूल में, फिर हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड देन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बैक करूँ बैक। अच्छा जी, जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है 4.9725 इंटू 10⁻⁻30, यही आ रही है भाई। ठीक है भाई, इसको डिवाइड कर देते हैं 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 से, और फिर इसको मज़ीद डिवाइड कर देते हैं 1 एक्सपोनेंशियल 6 से। ठीक है, यानी कि इस एनर्जी को मैं डिवाइड करूँगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 से, मल्टीप्लाई बाय और फिर डिवाइड करूँगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 से। 6 से डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चले जाए इस एनर्जी को। तो मेरे पास फाइनल एनर्जी का जवाब आ जाएगा 3.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरीफाई करके मुझे बता दें, यही आ रहे हैं। मेगा में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से डिवाइड करा ना, कि मेगा की वैल्यू होती है 10⁻6।
यही है, ठीक है जी। अब देखें इक्वेशन के अंदर क्या चेंज आएगा। देखो इक्वेशन के अंदर मैं एक कहानी घुमाता हूँ आसान करने के लिए, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है वो बराबर है के, सिर्फ के बोल देता हूँ। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी पॉजिट्रॉन की वो किसके बराबर हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मैंने ले ली के, तो पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी 2 के, ठीक है ना। इक्वेशन के अंदर अब मैं इसी तरह लिखूंगा। देखो मैंने लिखा एनर्जी इज इक्वल टू 2m0 c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन की जगह के और इसकी जगह 2 के। इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ मैं क्योंकि दोनों सेम हो चुके हैं। एनर्जी की जगह वैल्यू भी रख सकता हूँ। एनर्जी की जगह मैं रख देता हूँ एनर्जी की जगह मैं रख देता हूँ 3.1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m0 c² कितना हो जाएगा। डायरेक्ट रखना चाहो तो 1.02 प्लस ये हो जाएगा 3 के, दोनों जमा हो के 3 के हो जाएंगे, ठीक है। इसको उधर भेज के माइनस कर लो, तो इसमें से माइनस हो जाएगा 1.02, तो आपके पास आ जाएगा 2.087, 2.087 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के। तो यहाँ से आप के निकाल लो, के कितना आएगा डिवाइडेड बाय 3, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। तो एक के आ रहा है 0.695 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो के आ रहा है यही एनर्जी किसकी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की तो आप बता देंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यही है 0.695 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन पॉजिट्रॉन के लिए क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं, हमारे पास आ गया 1.39। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन कितनी हो जाएगी 1.39 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह हम दोनों की एनर्जीज निकाल कर दे सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है सवाल। कोई मसले मसाइल कोई प्रॉब्लम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में तो डिस्कस कर लीजिए, बाकी कॉपी कर लीजिए इसे जल्दी से। हाँ उन्होंने कहा था काइनेटिक एनर्जी मालूम करें, और इस प्रोसेस में होती 2 काइनेटिक एनर्जी हैं। 2 क्यों होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन की होती है एक पॉजिट्रॉन की होती है। या तो दोनों सेम होती हैं, और अगर अलग अलग होती है तो फिर वो बताता है कि अलग अलग हैं, तो फिर हमें दोनों ही कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। सर ये जो आंसर आए हैं वो डन है, दो हाँ डन है, आंसर तो सही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आई है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन ये दोनों, हाँ दोनों है, एक ये है एक ये है, अलग अलग निकाले हैं क्योंकि वो उसके ट्वाइस थी ना, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। एक तो यही है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो के बोला हुआ, तो के ये है तो उसका भी यही आंसर है। दूसरी उसके डबल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, उन्होंने कहा था ये बात सवाल में गई थी, देखो सवाल में उसने कहा था पॉजिट्रॉन इज ट्वाइस दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करा। क्लियर है, आगे चलें।
चल लीजिए अगले सवाल की तरफ। अच्छा, अगला सवाल है आपका, पेयर इनहाइलेशन अकर्स। पेयर इनहाइलेशन तो समझ में आ गई होगी कहानी कि ये उसका रिवर्स फिनोमेना है। ड्यू टू द हेड ऑन कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, दो एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकराए। नहीं भी बता दे तो हमें पता है कि पेयर इनहाइलेशन जो होती है वो होती इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की वजह से, प्रोड्यूसिंग 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन। यानी कि इन्होंने जो फोटोन पैदा किए, दो पैदा होते हैं ना फोटोन, तो दो फोटोन जो पैदा किए हैं उनकी जो एनर्जी है वो कितनी है, 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फोटोन की एनर्जी को अगर मैं ई से रिप्रेजेंट कर लूँ या फिर एच म्यू कह लूँ, तो इन्होंने फोटोन की एनर्जी दी है 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे देखो फोटोन्स लिखा हुआ था तो दोनों की एनर्जी होती, लेकिन एक की एनर्जी है तो फोटोन लिखा हुआ है। इन अपोजिट डायरेक्शन व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन बिफोर कोलिजन। कहता है काइनेटिक एनर्जी बताएं किसकी, पॉजिट्रॉन की, और काइनेटिक एनर्जी बताएं किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब सीधी सी बात ये कि यहाँ पे इन्होंने कोई रिलेशन तो दिया नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों की काइनेटिक एनर्जी को सेम तस्वुर करेंगे। हम मान लेंगे कि सेम वेलोसिटी से दोनों मूव करते हुए आ रहे थे। तो काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन की जो है मैं मान लेता हूँ कि वो एक्स है, तो पॉजिट्रॉन की भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। हाँ, इस इक्वेशन में 2 लगाएंगे क्योंकि इनहाइलेशन का प्रोसेस है। तो ये आपका डेटा हो गया। डेटा में ये बात तो आपको बताइए कि एम नॉट सी स्क्वायर कितना होता है, एम नॉट सी स्क्वायर बराबर होता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फार्मूला लगेगा ये वाला, ट्वाइस ऑफ ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले काइनेटिक एनर्जी नहीं आता, पहले मास आता है, दोनों के रेस्ट मास, यानी कि ट्वाइस ऑफ एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। दोनों का कोई रिलेशन नहीं दिया तो मैं यहाँ पे लेट कर लूँगा, लेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एक्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स। ठीक है। अब देखें क्या हुआ इस इक्वेशन के अंदर, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, डेटा को अच्छी तरह देख लें। अच्छा जी, अब सॉल्यूशन में मैंने लिखा, क्योंकि ट्वाइस ऑफ ई इज इक्वल टू आपका बराबर है किसके, ट्वाइस ऑफ एम नॉट सी स्क्वायर के, और प्लस ये ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम मान ली तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जमा हो गए 2x हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ एनर्जी का मतलब ये होगा ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय, वे क्या मतलब, 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, कितनी एनर्जी दी हुई है उन्होंने हमें 2.5, तो 2.5 हो गई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.511 हो गई प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स हो गया। बैक स्लाइड। हाँ, मैथमेटिक्स लगा लो, सबके 2 कैंसिल कर लो, चलो ये भी कर लो, तो हो जाएगा 2.5 माइनस 0.511 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो 2.5
-0.511 इक्वल्स टू कितना हो गया? ये हो गया 1.989 इज इक्वल टू एक्स। तो जो एक्स आपके पास आएगी एक्चुअल में क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस तरह, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई 1.989 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन कितनी हो गई? 1.989 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा और आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। ठीक है जी, कॉपी हो गया। सर लाइट क्या है? फोटोन, वेव या पार्टिकल? लाइट को अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो वो फोटोन है, और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो वो वेव है। और फोटोन एक्चुअल में पार्टिकल थ्योरी है, फोटोन और पार्टिकल एक ही बात है। एमसीक्यूज के अंदर आप उसे जो 17 चैप्टर से रिलेटेड है उसमें फोटोन कहते हैं। एमसीक्यूज के अंदर बोथ का ऑप्शन नहीं था। अगर नहीं हो तो फिर जनरली 17 चैप्टर के एतबार से, क्योंकि हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर है, लाइट को हमने यहाँ पे मॉडर्न देखा है तो फोटोन ही कहा जाएगा। 9 क्लास के अंदर अगर यही, ओ सॉरी 9 कह रहा हूँ, फर्स्ट ईयर के अंदर अगर यही आपके पास आया होता तो फिर हम इसे क्या कहते हैं? फिर हम इसे वेव कहते हैं या ड्यूल नेचर कहते हैं।